स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus चैप्टर। सो जक्स्टा का मतलब क्या होता है? नियर होता है। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के नियर हो उसे हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये ऑफ ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन का होता है, ठीक है, ऑफ ईच नेफ्रॉन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus is situated near the glomerulus of each nephron। यही हमारी डेफिनेशन है। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड है नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus की बात करें तो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से? एक है मैक्यूला डेंसा, एक है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, और तीसरा क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। कौन से तीन सेल्स हैं? मैक्यूला डेंसा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। अब मैक्यूला डेंसा क्या होता है? मैक्यूला डेंसा होता है एंड पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग सेगमेंट का एंड पोर्शन होता है, थिक असेंडिंग सेगमेंट का एंड पोर्शन होता है मैक्यूला डेंसा, एंड पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट बिफोर इट ओपन्स इनटू द डीसीटी। अब आप कहोगे थिक और थिन असेंडिंग सेगमेंट क्या होता है? ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ नेफ्रॉन वाले चैप्टर में। नेफ्रॉन वाले वीडियो आप मेरी देखना, अपलोडेड है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। सो ये एंड पोर्शन है थिक असेंडिंग सेगमेंट का। बिफोर इट ओपन्स इनटू द डीसीटी, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में मैक्यूला डेंसा सिचुएटेड है, ठीक है, इन द सेम नेफ्रॉन। सेम नेफ्रॉन के ऑफ द सेम नेफ्रॉन, सेम नेफ्रॉन के एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में हमारा मैक्यूला डेंसा लोकेटेड है, ठीक है। एंड पोर्शन है थिक असेंडिंग सेगमेंट का बिफोर इट एंटर्स इनटू द टीसीटी। इट इज़ वेरी क्लोज टू एफरेंट आर्टेरियोल। अगर मैं बात करूँ किसके ज़्यादा क्लोज है, एफरेंट के क्लोज है कि इफरेंट के, तो हम बोलेंगे एफरेंट के क्लोज। किसके क्लोज है? एफरेंट आर्टेरियोल के ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इफरेंट, ठीक है, एफरेंट के ज़्यादा क्लोज है। मैक्यूला डेंसा इज फॉर्म्ड बाय टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से मैक्यूला डेंसा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा मैंने आपको बता दिया। सो मैक्यूला डेंसा जो होता है वो क्या होता है? मैक्यूला डेंसा इज द एंड पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट, जो कि डीसीटी में ओपन होने से पहले आता है। ये सिचुएटेड है एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल में, एफरेंट की ज़्यादा क्लोज है, और टाइटली क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से, टाइटली पैक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जिससे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बनता है, वो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स कहाँ सिचुएटेड है? इन द ट्रायंगुलर रीजन बाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ने कोई ट्रायंगुलर रीजन को बाउंड करा है, वहाँ पे क्या हमें मिलता है? एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और मैक्यूला डेंसा। सो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स लोकेटेड है ट्रायंगुलर रीजन में, जो कि बाउंड करता है एफरेंट आर्टेरियल को, इफरेंट आर्टेरियल को और मैक्यूला डेंसा को, ठीक है। और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेसिस सेल्स बोलते हैं, एग्रेनुलर सेल्स बोलते हैं और गूर मैक्टाई सेल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया। ये तीन नेम्स हैं जिन जो हम इन सेल्स को बोलते हैं, एग्रेनुलर, लेसिस और गूर मैक्टाई सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स की, जो कि हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है जिससे ग्लोमेरुलर apparatus बनता है। पहले मैंने आपको क्या बताया? मैक्यूला डेंसा से बनता है, दूसरा मैंने बताया एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स और तीसरा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। सो ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स बिसाइड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैसेंजियल सेल्स सिचुएटेड इन बिटवीन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसे ग्लोमेरुलर मैसेंजियल या फिर इंट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर सिचुएटेड है। ये डायग्राम देख रहे हो आप? ये डायग्राम, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें शो कर रखी है, तीन जिससे जक्स्टाग्लोमेरुलर, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का डायग्राम है। ये आपका मैक्यूला डेंसा, आप देखो इसके अंदर ये टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल सेल से बना है, ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में पड़ा है, ठीक है। फिर मैक्यूला डेंसा के नीचे ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स पड़े हैं, एफरेंट इफरेंट और किससे बाउंड है? मैक्यूला डेंसा से बाउंड है। फिर हमने बात की लास्ट कौन सी? जक्स्टाग्लोमेरुलर जक्स्टाग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स की, जो किसके बीच में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, सॉरी, ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स की मैंने बात करी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जहाँ पे मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी
किसके बीच में सिचुएटेड है? ठीक है, ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए हैं डायग्राम के थ्रू भी। अब ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल किसको सपोर्ट करता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी को करेगा, क्योंकि वो उसके बीच में सिचुएटेड है। लूप्स को करेगा बाय सराउंडिंग द कैपिलरी ऑफ द सेलुलर नेटवर्क। कैपिलरी इन द फॉर्म ऑफ द सेलुलर नेटवर्क। ये क्या करेगा? ये कैपिलरी को सराउंड कर रहा है किसकी फॉर्म में? सेलुलर नेटवर्क की फॉर्म में ये कैपिलरी को सराउंड करेगा। इन सेल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, इसीलिए रेगुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में। ये सेल्स जो होते हैं ग्लोमेरुलर इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस को सिक्रीट करेंगे। सो ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स कैसे होंगे? ये होंगे फैगोसाइटिक इन नेचर। ये साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेंगे और इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स यानी कि ग्लोमेरुलर इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स। कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में सिचुएटेड होंगे। ठीक है, बिफोर एंटर करेंगे वुमेन्स कैप्सूल, इनकी वॉल में सिचुएटेड होंगे। और ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट कहाँ होंगे? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया में। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया में ये जो आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, स्मूथ सेल्स है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इनके बीच में लोकेटेड है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया में, ऑफ द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल की। ठीक है, अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को हम लोग ग्रैनुलर सेल्स भी बोलते हैं। याद है कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक ग्रैनुलर सेल्स के बारे में बताया था, वो थे हमारे पास कौन से वाले? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स थे, जिन्हें हम लोग ग्रैनुलर सेल्स, लेसी सेल्स और गूर मेटाई सेल्स बोलते थे। अब मैं आपको बता रही हूँ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये है हमारे पास कौन से वाले? ग्रैनुलर सेल्स हैं। ठीक है, इन्हें ग्रैनुलर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक थिक कफ फॉर्म करती हैं, जिसे हम लोग पोलर कुशन या पोल किसन बोलते हैं, अराउंड द एफरेंट आर्टेरियोल बिफोर इट एंटर्स द बोमेंस कैप्सूल। जैसे ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है, सेल्स जो हैं, ये क्या बनाते हैं? ये कफ बनाते हैं, थिक कफ बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कुशन और पोलिकिसन बोलते हैं, जो कि कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल में एंटर होने से पहले अराउंड द एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म हो जाता है। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का फंक्शन क्या है? पहला प्राइमरी फंक्शन इसका ये है कि ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? ये इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो करेगा और ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? प्राइमरी फंक्शन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपसे पूछा जाए तो आपने बोलना है कि secretion of hormones is the primary function of the juxtaglomerular apparatus. Along with it, it also regulates the glomerular blood flow और glomerular filtration rate. ठीक है, अब कौन कौन से हार्मोन से सिक्रीट करता है? एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन और एक रेनिन। रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये दो हार्मोन्स है जो कि कौन सिक्रीट करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सिक्रीट करता है। अब रेनिन क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सिक्रीट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट रेनिन। रेनिन इज अ क्या है? रेनिन इज अ पेप्टाइड विद 340 अमाइनो एसिड्स। 340 अमाइनो एसिड्स होंगे, पेप्टाइड है ये। अलोंग विद एंजियोटेंसिन, रेनिन भी क्या फॉर्म करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम विच इज अ हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन विच इज अ हार्मोन सिस्टम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो रेनिन क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो क्या करते हैं? वो रेनिन सिक्रीट करेंगे। रेनिन एक पेप्टाइड है 340 अमाइनो एसिड के साथ। रेनिन जो होगा वो रेनिन एंजियोटेंसिन वो बनाएगा, सिस्टम बनाएगा एंजियोटेंसिन के साथ और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। और क्या करेगा रेनिन? और रेनिन जो होता है वो सिक्रेशन ऑफ रेनिन इज स्टिमुलेटेड बाय 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे रेनिन की जो सिक्रेशन है वो स्टिमुलेटेड होती है। वो कौन कौन से 4 फैक्टर है? पहले तो आर्टेरियल बीपी जो है हमारा घटेगा, कम होगा। दूसरा ईसीएफ वॉल्यूम कम होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोड ऑफ सोडियम कम हो जाएगा और क्लोराइड कम हो जाएगा मैक्यूला डेंसा में। सो जब रेनिन कब स्टिमुलेटेड होगा, कब रेनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी? जब हमारे पास
जो आर्टेरियल बीपी है वो फॉल कर जाएगा, हमारे जो ईसीए वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और क्या बढ़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, और सोडियम और क्लोराइड जो है मैक्यूला डेंसा में कम हो जाएंगे, डिक्रीज्ड हो जाएगा इनका लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की। जब रेनिन जो होता है ब्लड के अंदर रिलीज होता है, इट एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन सबस्ट्रेट। ठीक है, जब रेनिन क्या करेगा, रेनिन खून में यानी कि ब्लड के अंदर रेनिन जब रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्ट करेगा स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन पे, और उस प्लाज्मा प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन या फिर रेनिन सबस्ट्रेट, उस पे रेनिन एक्ट कर जाएगा। इट इज अ, कौन सा ग्लोबुलिन है ये, इट इज अ अल्फा 2 ग्लोबुलिन। अल्फा 2 ग्लोबुलिन है ये, कौन सा ग्लोबुलिन है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। बाय द एक्टिविटी ऑफ रेनिन द एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ डेकापेप्टाइड। ठीक है, डेकापेप्टाइड जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। ये जो हमारे पास इस एक्टिविटी से रेनिन की जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक डेकापेप्टाइड है। मतलब हुआ क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में रेनिन जो है वो ब्लड के अंदर आया, स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट कर गया, और अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो है ये रेनिन है। उसके बाद क्या है, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक डेकापेप्टाइड है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्टेड किस में हो रहा है, 2 में। फिर उसके बाद जो कि एक ओक्टापेप्टाइड है, पहले डेकापेप्टाइड था अब ओक्टापेप्टाइड है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है डेकापेप्टाइड में, ओक्टापेप्टाइड में, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सिक्रेटेड फ्रॉम लंग्स। ये जो एंजाइम है ये किससे सिक्रेट हुआ है, लंग्स से सिक्रेटेड हुआ है। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू 2 टेक्स प्लेस इन लंग्स। ये जो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन है जिसमें एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है एसीई एंजाइम से, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से हो रहा है, ये लंग्स में होता है मोस्टली। अब एंजियोटेंसिन 2 has a short half life of about 1 to 2 minutes। अब एंजियोटेंसिन 2 है उसकी लाइफ कैसी है, शॉर्ट है, 1 से 2 मिनट की है। देन इट इज रैपिडली डिग्रेडेड इनटू ए हेप्टापेप्टाइड। फिर हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 था जो ओक्टापेप्टाइड था, ये हेप्टापेप्टाइड के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन 3 बाय एंजियोटेंसिनेसिस एंजाइम से, विच आर प्रेजेंट इन आरबीसीज एंड वेस्कुलर बेड्स इन मैनी टिश्यूज, जो कि आरबीसीज में और वेस्कुलर बेड्स में प्रेजेंट है इन मैनी टिश्यूज। फिर एंजियोटेंसिन 3 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, जो कि एक हेक्सापेप्टाइड है। क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले क्या होगा, कि सबसे पहले हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ओक्टापेप्टाइड है एसी एंजाइम से। फिर फर्दर जो है 2 वाला ओक्टापेप्टाइड 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 वाले में क्या है, हेप्टापेप्टाइड। फिर 4 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा 3 वाला, तो फोर्थ वाला कौन सा है, हेक्सापेप्टाइड। ठीक है, और आरबीसी के अंदर ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 3 है ना, ये किस में ये एंजियोटेंसिनेसिस एंजाइम से हो रहा है। एंजियोटेंसिन 2 है वो 3 में किससे कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिनेसिस एंजाइम से, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है या फिर वेस्कुलर बेड्स में प्रेजेंट है बहुत सारे टिश्यूज। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन करते क्या है, सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो क्या करता है, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है एंड सर्व्स ओनली एज द प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन 2। मतलब एंजियोटेंसिन 2 से पहले ये सर्व करता है अपना काम, जो है प्रिकर्सर है ये एंजियोटेंसिन 2 का, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म होता है फिजियोलॉजिकली। 2 वाला जो है ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इट्स फंक्शन आर ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे 2 का फंक्शन क्या है, कि ये आर्टेरियल बीपी को बढ़ा देता है बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे ये डायरेक्टली एक्ट करता है और बीपी को बढ़ा देता है। और क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ये पोटेंट कंस्ट्रिक्टर ऑफ आर्टरीज है। अर्लियर when its other actions were not found, it was called hypertension। जब इसके बाकी एक्शंस नहीं पता थे पहले,
तो इसको हम लोग हाइपरटेंसिन भी बोलते थे। सो मोस्ट एक्टिव फॉर्म कौन सी है, एंजियोटेंसिन 2 है। और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है, एंजियोटेंसिन 1 है। इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 1 जो है वो प्रिकर्सर है एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 किस पे एक्ट करता है, बीपी को बढ़ाता है, आर्टेरियल बीपी को। वासोकंस्ट्रिक्टर है और पोटेंट कंस्ट्रिक्टर भी बोलेंगे ऑफ आर्टेरियल्स। अर्लियर क्या होता था, अर्लियर इसका अदर एक्शन जो था वो हमें पता नहीं था, इसीलिए इसको हाइपरटेंसिन बोलते थे। इट इंक्रीजेस बीपी, ये बीपी बढ़ाता है इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नोर एड्रेनलिन फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, बीपी मैं आपको बारी बारी बोल रही हूँ, आर्टीरियल बीपी बढ़ाएगा, आर्टीरियल बीपी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, आर्टीरियल बीपी बढ़ाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स से जो नोर एड्रेनलिन को रिलीज करके, उसको इंक्रीज करके, यानी कि जो नोर एड्रेनलिन है उसको इंक्रीज करेगा, तभी हमारा बीपी बढ़ेगा। और ये नोर एड्रेनलिन कहाँ से आएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से। अब नोर एड्रेनलिन इज अ जनरल वासोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बीपी को बढ़ाएगा, आर्टेरियल बीपी को डायरेक्टली कैसे, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, वासोकंस्ट्रिक्टर है, पोटेंट कंस्ट्रिक्टर ऑफ आर्टेरियल्स है। और पहले क्या होगा, पहले इसके बाकी एक्शंस नहीं पता थे तो इसे हम हाइपरटेंसिन बोलते थे। अब ये बीपी बढ़ा रहा है किससे, क्योंकि नोरएड्रेनालिन का रिलीज जो है उसको इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, इसीलिए ये एक नोरएड्रेनालिन जो है वो एक जनरल वासोकंस्ट्रिक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन एड्रेनल कोर्टेक्स। Adrenal cortex पे it stimulates zona glomerulosa of adrenal cortex to secrete aldosterone। एंडोस्टेरोन को सिक्रेट करने के लिए जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। अब एल्डोस्टेरोन मान लो, जब इसने जैसे इसने एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रेनल कोर्टेक्स पे एड्रेनलिन एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर दिया। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा और सोडियम का रिटेंशन बढ़ा देगा, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेशन ऑफ बीपी। हमें किसी ना किसी तरीके बस बीपी बढ़ाना है। एड्रेनल कोर्टेक्स पे एल्डोस्टेरोन आएगा, अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बीपी बढ़ा देगा सोडियम का रिटेंशन करके। बस इतनी सी बात इसमें याद रखो कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स जो है स्टिमुलेट होगा, ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा। फिर एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन फर्दर जाके बीपी बढ़ाएगा, कैसे, सोडियम की रिटेंशन करके और रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके। फिर उसके बाद क्या आएगा, एंजियोटेंसिन 2। किडनी पे क्या इफेक्ट है, वो तो कोर्टेक्स पे था ना, अब किडनी पे क्या इफेक्ट है, किडनी पे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को 2 वेज में रेगुलेट करेगा। 2 वेज में क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। अब वो जो 2 वेज है वो कौन से हैं, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द efferent arteriole which cause decrease in filtration after an initial increase। मान लो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारा जो फिल्ट्रेशन था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया था, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर ये इफरेंट आर्टेरियल को ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो हमारा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में इनिशियल में तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो क्या हुआ, डिक्रीज कर गया फिल्ट्रेशन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर इसने ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये कौन से सेल्स थे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये अनदर टाइप ऑफ मैसेंजर सेल्स थे जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर सिचुएटेड थी, ठीक है। ये जो सेल्स थे ये सपोर्ट करते थे किसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स को, ठीक है। सेलुलर नेटवर्क की फॉर्म में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करते थे। तो यही वही वही बात यहाँ पे बोल रखी है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, ताकि क्या हो, सरफेस एरिया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, किस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का और फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमें किसी ना किसी तरीके फिल्ट्रेशन को कम करना है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। कैसे करता है, एक तो इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा जिससे फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा इनिशियल इंक्रीज के बाद। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा किसको, ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स को, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया भी डिक्रीज कर जाएगा। इट इंक्रीजेस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा फ्रॉम रीनल टिब्यूल, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को रीनल टिब्यूल से इंक्रीज कर देगा। ये एक्शन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स पे, ठीक है। ये जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन है ये कहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे।
अभी जो रिटेंशन वाली बात मैंने बताई थी वो कोर्टेक्स में बताई थी, याद रखना है। सोडियम का रिटेंशन कहाँ होगा? कोर्टेक्स में होगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, किडनी में फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का, जो कि प्रीडोमिनेंट कहाँ होगा? प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन पे क्या असर होगा एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 जो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द बीपी। अगर इसने बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को रोक लिया तो मतलब इसने इनडायरेक्टली बीपी बढ़ा दिया। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बीपी को कम करने के लिए, ठीक है। जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने बीपी कम करना था तो एंजियोटेंसिन 2 ने उसी को रोक दिया कि तू बीपी कम कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये वो चीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये फ्लो चार्ट दे रखा है वैसे, वही चीज़ है। एंजियोटेंसिन जो है वन में कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिन 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, 3 से 4 में। यहाँ पे देखो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 1 वाला 2 में AC से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। फिर 2 वाला 3 में किससे कन्वर्ट हो रहा है? एंजियोटेंसिनेसिस में हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या क्या कर रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर रहा है 2। फिर बीपी बढ़ा रहा है, वाटर इनटेक बढ़ा रहा है, ADH सिक्रेशन कर रहा है, GRH कर रहा है, CRH इंक्रीज कर रहा है, ACTH इंक्रीज कर रहा है। ये मैं वैसे आपको ना सारा कुछ ना बता चुकी हूँ, एक बार आप खुद ही देख लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मतलब ये मैं आपको भी बताने भी वाली हूँ, ये जो है ना मैं आपको नीचे बता रही हूँ। वैसे इन्होंने फ्लो चार्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्टली, बट एक बार क्लियरली मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। इट इंक्रीजेज वाटर इनटेक बाय स्टिमुलेटिंग द थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट, प्यास वाला जो सेंटर है ना, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन 2, ताकि हमारा वाटर इनटेक बढ़ जाए। थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा ताकि वाटर हम अंदर ले सकें। इट इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, उसकी सिक्रेशन कर देगा। तो CRH क्या होगा? अगर इंक्रीज करेगा तो सिक्रेशन हो जाएगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। अगर हमारा CRH बढ़ेगा तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी से इंक्रीज हो जाएगा। और ADH, थर्ड पॉइंट क्या है? ADH इंक्रीज करेगा एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। क्या क्या करेगा ब्रेन में? ब्रेन में एक तो वाटर इनटेक को बढ़ाएगा थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करके, दूसरा CRH है यानी कि ऑर्टिकोट्रोपिक और रिलीजिंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग एंजाइम को, हार्मोन को क्या करेगा? हाइपोथैलेमस से बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ACTH जो है पिट्यूटरी से इंक्रीज होगा। तीसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ाएगा। और एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको, बैरोरिसेप्टर को रिफ्लेक्स को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि रोक देगा, इनहिबिट करेगा, ताकि बीपी पे कोई असर ना हो, यानी कि बीपी जो वो घटाने की कोशिश कर रहा था वो बढ़ जाए, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं अदर एक्शंस की। एंजियोटेंसिन 2 और क्या क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स एज अ ग्रोथ फैक्टर इन हार्ट, हार्ट के अंदर ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करेगा। इट इज थॉट टू कोज मैस्कुलर हाइपरट्रोफी एंड कार्डियक एनलार्जमेंट, मतलब हार्ट की एनलार्जमेंट कर देगा और मैस्कुलर हाइपरट्रोफी करेगा। एंजियोटेंसिन टेंसिन 3 की बात करें तो ये बीपी बढ़ाता है और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कोर्टेक्स की सिक्रीशन करके। इट हैज़ 100% एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी एंड 40% वासोप्रेसर एक्टिविटी। और एंजियोटेंसिन 2 100% तो एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी है और 40% वासोप्रेसिन है, ठीक है। ये बीपी को बढ़ाएगा। एंजियोटेंसिन 2 भी बीपी को ही बढ़ा रहा था। एंजियोटेंसिन 2 जो है इसका डायरेक्शन हार्ट पे, कार्डियक एनलार्जमेंट करेगा और मस्कुलर हाइपरट्रोफी करेगा। एंजियोटेंसिन 3 भी बीपी को बढ़ा रहा है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन फ्रॉम एड्रेनल कोर्टेक्स कर रहा है। 100% क्या है? एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी और 40% वैसोप्रेसर है। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 भी एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेटिंग करेगा एंड वासोप्रेसर एक्टिविटीज करेगा। सेम फंक्शन है दोनों का, ठीक है। 3 और 4 का सेम फंक्शन है कि 3 वाला तो 100% एड्रीनोकोर्टिको कोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी था और 40% वासोप्रेसिन था। ये भी एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी शो करेगा और वासोप्रेसर है। वैसे 3 वाला बीपी भी बढ़ा रहा था, 2 वाला भी बीपी बढ़ा रहा है, 2 वाला हार्ट पे भी एक्ट कर रहा है, कार्डियक एनलार्जमेंट भी कर रहा है। 2 वाला जो है CRH को भी स्टिमुलेट करेगा और ACTH जो है पिट्यूटरी से सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ADH बढ़ाएगा हाइपोथैलेमस से, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को इनहिबिट करेगा ताकि हमारा जो है क्या बढ़ जाए? बीपी बढ़ जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की।
सबसे पहले मैंने बताया था आपको 2 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करूँगी। रेनिन को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि बीपी कम करेगा। सिक्रीशन ऑफ रेनिन क्या करेगा, बढ़ता कब है, जब बीपी कम होगा तब रेनिन बढ़ेगा, ठीक है। रिडक्शन इन द ईसीएफ वॉल्यूम जब होगा, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी और सोडियम का लोड और क्लोराइड का लोड मैक्यूला डेंसा में कम हो जाएगा। फिर रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन की मैंने आपको अच्छे से बताया, किडनी पे क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 का रोल, ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इफरेंट आर्टेरियल को, ये ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि फिल्ट्रेशन कम हो जाए, ठीक है। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे सरफेस एरिया कम हो जाए, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ये सब मैं आपको ना बता चुकी हूँ। एड्रेनल वो कोर्टेक्स, सॉरी ये जो है हाँ एड्रेनल कोर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करती है। इसे हम लैसिस सेल्स भी बोलते थे, याद है ना आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ मेडुला, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन और किस किस से सिक्रीट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स से मेडुला के, जिसे मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। सीधी सी बात लिखेंगे हम लोग कि एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करेंगे और इंटरस्टिशियल सेल्स से भी सिक्रीट होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वो टाइप 1 मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स। अब सिक्रीशन क्या है अदर सब्सटेंसेस की, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स कॉल्ड जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus secrete cytokines। ये जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus की वो साइटोकाइंस भी सिक्रीट करेंगे, जैसे कि इंटरलोक्यून्स 2 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF और IL2, ये भी सिक्रीट करेंगे। IL2 और TNF कौन, साइटोकाइन, कौन से साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। IL2 और TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरलोक्यून्स 2 ल्यूकिन्स 2, ये दोनों क्या है, साइटोकाइंस है जो किसके द्वारा सिक्रीट हुए हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। अब मैक्यूला डेंसा क्या सिक्रीट करेगा, थ्रोम्बेक्सिन A2 को मैक्यूला डेंसा सिक्रीट करेगा, थ्रोम्बेक्सिन A2 को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब मैक्यूला डेंसा जो होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे ट्यूबुलो ग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ये क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेशन रेट को कौन रेगुलेट करता है, फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो करता है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट करता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।